दिस विल बी 10 मीटर्स। सो चार्ली विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमें वेक्टर्स की फॉर्म में पूछ सकता है और हम वहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, पहली बात। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सर आपने इसी तरीके से क्यों सॉल्व किया, आपने इनको आपस में ऐड क्यों नहीं कर लिया, सर इन्हें हमने माइनस क्यों नहीं किया? तो बेटा हमारे पास वेक्टर्स की वजह से रिजल्टेंट के कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि एक जनरल सी बात नोट कीजिएगा, जब भी हमने वेक्टर रिजल्टेंट की बेटा बात करनी होगी ना, तो वहां पर फॉर्म आएगी हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। बेटा जी ये है वेक्टर रिजल्टेंट का जनरल फार्मूला। अब आपके पास केसेस कौन कौन से पॉसिबल है? हमारे पास पहला केस तो ये है जहां पे दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। सेकंड केस ऐसा भी है जहां पर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों। और बेटा ऐसा भी तो केस मौजूद है when where two vectors are perpendicular to each other। अब इसमें जरा नोट कीजिएगा, द एंगल इन फर्स्ट केस इज 0 डिग्री। जरा यहाँ पे 0 पुट करें। cos 0 वाला क्या होता है? 1। फॉर्मूला क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which gives us a प्लस b का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर कट गया हमारे पास, तो r क्या बच जाता है? बेटा r आता है a प्लस बी। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, उनको सिंपली ऐड कर लिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। When two vectors are anti-parallel, the angle between them is 180 डिग्री। cos 180 is -1। तो बेटा यहां पर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर काट गया रूट के साथ बेटा, तो जो r था वो आ गया a माइनस बी। तभी हमें सिंपल ही कहा जाता है कि जहां पर आपस में दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, उनको सिंपल माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जहां पर एंगल 90 हो, स्टूडेंट्स इस केस में हम पुट करेंगे 90 एंड cos 90 बिकम्स 0। ये तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बाकी फिर क्या बचेगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जरा अब नोट कीजिएगा, क्या ये फार्मूला कुछ ऐसा नहीं बन गया? रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये कब अप्लाई होता है? जब एंगल 90 होता है। फिर हमने इसको यहां अप्लाई क्यों किया सर? क्योंकि बेटा आई और जे में, एक्स और वाई एक्सिस में, जरा आप बताएं कितना एंगल होता है? 90। इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को हमेशा इस फॉर्म से निकालना होता है। अब अगर मैं इसको आगे फर्दर नोट करूं बेटा, तो हमें क्वेश्चंस सर्कुलर फॉर्म में भी आ सकते हैं। जैसे वो हमसे कह सकता है कि इफ अ बॉडी is moving in a circular path, then after one complete revolution, एक complete revolution के बाद what will be the ratio of distance to displacement? रेशो क्या होगी? जबकि बेटा साथ में दे दी गई ऑप्शंस हैं 2 पाई अल्फा, बीटा ऑप्शन इज पाई, चार्ली ऑप्शन इज 0, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज इनफिनिटी। तो बताएं जरा ऑप्शन क्या होगी? हमने बेटा बात की है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो तो होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। लेकिन जहां से बॉडी शुरू हुई, जब वहीं पर स्टॉप कर जाएगी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी, वो क्या हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा। अब इसकी रेशो लेनी है आपने, तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं ना, समथिंग बाय 0। किसी भी चीज को डिवाइड 0 से करेंगे तो हमेशा आंसर भला क्या आएगा? इनफिनिटी आएगा। इसीलिए इन तमाम ऑप्शंस में से
डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। सर क्या मैं ऐसे पूछेगा हमेशा, क्या मेरे को डिफरेंट फॉर्म नहीं पूछ सकता? तो मैं डिफरेंट फॉर्म बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे कि जरा नोट कीजिएगा, हमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स सर्कुलर वे में इस तर्ज में भी आ सकता है। हम ना डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ा कि ये हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, बेटा ये आ गया सर्कल। हमने इसमें बात कर ली डिफरेंट पॉइंट्स की। हमारे पास एक आ गया ये डायमीटर, जबकि इसी के साथ साथ एक आ गया ये डायमीटर। बेटा एक पॉइंट ये, इसको ए पॉइंट कह दिया। एक पॉइंट ये, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, जबकि बेटा जी दिस पॉइंट इज डी। अब हम इसके लिहाज से बेटा पाथ चूज कर लेते हैं और फिर वहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इवन के इनकी रेशोज को भी हम बात कर लेंगे, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और इवन के इनकी रेशोज की भी। ना नोट कीजिएगा बेटा, हम ना इसमें बात करेंगे कि पाथ कौन कौन सा पॉसिबल है। जरा खुद सोचें, एक पाथ कौन सा हो सकता है? ए से बी, हम बॉडी को ए से बी लेके जाना चाह रहे हैं। सेकंड पाथ विल बी ए से बी नहीं, बल्कि ए से सी तक हमने सेमी सर्कल तय करवा दिया, ए से सी। थर्ड पाथ विल बी ए से सी भी नहीं, हम और आगे चले गए, ए से डी। ए से डी में देखते हैं बेटा, फिर ए से डी भी नहीं, आगे कंप्लीट सर्कल तय कर लिया। तो बेटा जी ये बन गया ए से ए तक। अब जरा नोट कीजिएगा, अगर ए से बी की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, और बेटा फिर इनकी आपस में रेशो क्या है, वो सारी बात करेंगे हम। ए से अगर बी को देखें ना, तो दिस इज 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर मैं इसको वैसे आम अंदाज में देखूं तो ये आ जाएगा 2πr/4, तो ये आ जाएगा πr/2। तो बेटा हम ना वैसे तो इसको इन टर्म्स में बी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अगर यहां से देखा जाए तो ये तो सिर्फ इन 4 पॉइंट्स के लिए आसानी होगी। जैसे अगर हम ए से सी जाएं, हमने कहा सेमी सर्कल तय हो रहा है, तो ये 2πr का हाफ हो जाएगा, तो हमने कह दिया 2πr/2, तो ये आ गया πr, यहां पर सिंपल आ जाएगा πr। सवाल पैदा होता है सर अगर हमें ऐसे ना कहे, वो हमें कह दे कि हमने 60 डिग्री तय किया है, सर आप कैसे करेंगे? 60 तक तो हम लोगों ने उनको डिस्कस ही नहीं किया पॉइंट्स को। तो बेटा आप ना एक शॉर्टकट लिखें प्लीज, कि अगर जब भी डिस्टेंस निकालना हो, चाहे पॉइंट्स ये वाले हों चाहे ना हो, तो आप पुट करेंगे 2πr/360 इंटू थीटा। जबकि बेटा यहां पर जो ये थीटा है ना, दिस इज एक्चुअल एंगल, ये वो एंगल है जो असल में कवर हुआ होगा। जैसे इन्हीं दो वैल्यूज को ना हम अब इससे भी देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। ए से बी बेटा जी कवर हो गया 90 डिग्री, यहां पुट करें 90, जब 90 पुट करेंगे आप तो 94 होता है 360, ये फिर आ गया 2πr/4, आंसर आ गया πr/2। ऐसे यहां पे देखें, हमने कहा ए से सी एंगल कवर किया 180, वहां पुट करते हैं S इज इक्वल टू 2πr/360 इंटू 180, ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 कट गया इससे, तो क्या बच गया सिर्फ πr, ये लिखा हुआ है πr। अब उसने कहा कि ए से डी, बेटा दिस इज 90 प्लस 90 प्लस 90 इज 270 डिग्री। जितना एंगल हम कवर करेंगे वो ही लिखेंगे, यहां पर आ गया 270 डिग्री,
तो हमने क्या दिया, s इज इक्वल टू 2πr बाय 360 इंटू 270, 0 काट गया 0 से, डिविजिबल है दोनों किस पर, 9 पर, ये 3 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, तब ये आ गया 2, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर बाय 2। सर अगर हमें यहां से ना करना हो, अगर हम यहीं से देखें तो बेटा ए से डी बन जाता है 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। 4 में से 3 हिस्से आपने कवर किए हैं ना, सो 3/4 ऑफ 2 पाई आर कर लें। 3/4 ऑफ 2 पाई आर बेटा वो सेम आएगा 3 पाई आर बाय 2। ए से ए का मतलब ये है कि आपने तो मुकम्मल सर्कमफेरेंस ही तय कर लिया ना, तो वो सिंपल आ जाएगा 2 पाई आर बेटा। अब करते हैं बात डिस्प्लेसमेंट की। हम लोगों ने पढ़ा कर डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होना चाहिए। ए से बी गए थे तो बेटा ए से बी तो इरेक्ट पाथ ऐसा बन जाएगा। हमारे पास ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर तो मैं इसकी बेस फॉर्म की बात करूं कि कैसे निकलता है, तो बड़ा नोट कीजिएगा, इस पॉइंट से लेके यहां तक ये आर होता है, यहां से लेके ऊपर तक बेटा आर होता है। ये एक आगे ट्रायंगुलर फॉर्म जिसकी बेस भी आर है, वर्टिकल भी आर है, भला आपने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। हम सिंपल लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। पर इसके अलावा बेटा हमारे पास एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है, d इज इक्वल टू आर, बेटा इधर आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। लेकिन बेटा एंगल इंपॉर्टेंट है, फर्क ये है दिस थीटा इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट एंगल, ये शॉर्टेस्ट एंगल है।